नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। एक शो जो हम लाए हैं खास आपके लिए। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां तय करेंगी, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेट कर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। मैं हूं जया सिन्हा और अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए हमारे साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। बिहार की दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण में अंग, मगध, मिथिलांचल, कोसी, सारण और तिरहुत इलाके की 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। सभी पार्टियां प्रचार अभियान में जुटी। कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर। पिछले 6 हफ्तों से औसत दैनिक मृत्यु दर में गिरावट जारी। भारत विश्व में सबसे कम CFR वाले देशों में शामिल। ICMR अध्ययन में आया सामने BCG टीकाकरण से बुजुर्गों में बढ़ती है सहज और अनुकूल प्रतिरोधक क्षमता। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में महज 5 दिन बाकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन चुनाव प्रचार में जुटे। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों ने किया जल्द मतदान। और आज के एजेंडे में सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण में अंग, मगध, मिथिलांचल, कोसी, सारण और तिरहुत इलाके की 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होगी। मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। कल पहले चरण में 54.44% मतदान दर्ज हुआ। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 63.33% वोट डाले गए। दूसरे चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। तो बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार इस वक्त चरम पर है। काफी धुआंधार इस वक्त हम प्रचार देख रहे हैं। तमाम स्टार प्रत्याशी जो है इस वक्त हैं दूसरे चरण की अगर हम बात करें, और इसीलिए तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। तो दूसरे चरण में अगर VIP प्रत्याशी की सूची पर अगर हम नजर डालें तो आपको बता दें कि दूसरे चरण के VIP प्रत्याशी तमाम बाहुबलियों की किस्मत का फैसला होगा। दूसरे चरण में तेजस्वी यादव राजद राधोपुर से ये चुनावी मैदान में है, तो वहीं तेज प्रताप यादव राजद से हसनपुर से चुनावी मैदान में है। जदयू के श्रवण कुमार नालंदा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं चंद्रिका राय जदयू की परसा से चुनावी मैदान में है। और भाजपा से नंद किशोर यादव पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा के नीतीश मिश्र झंझारपुर से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के प्रमोद कुमार मोतिहारी से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं भाजपा की राणा रणधीर मधुबन से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस से लव सिन्हा अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। बांकीपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 2015 में हुए विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों में से भाजपा ने 20 सीटें हासिल की थी, तो वहीं जदयू के खाते में आई थी 30 सीट। RJD की बात करें तो RJD के खाते में आई थी 33 सीटें, तो वहीं INSC ने 7 और अन्य दलों ने 4 सीटों पर कब्जा किया था। 2015 के दूसरे चरण के परिणाम इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसके खाते में कितनी सीटें गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाजपा के खाते में 20, तो वहीं जदयू के खाते में 30, राजद को 33 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई थी, तो वहीं अन्य के खाते में गई थी 4 सीटें। और किस तरह से सियासी पारा इस वक्त चढ़ता जा रहा है, दूसरे चरण के परिणाम इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर।
और सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ। मोतिहारी से हमारे साथ अनुज यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कल की वोटिंग की। जिस तरह की कल की वोटिंग रही, कैसे देखते हैं कि चुनाव आयोग पर इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक निष्पक्ष और सटीक चुनाव कराने के साथ साथ कोरोना काल में जिस तरह से पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो एक सुरक्षित चुनाव कराना, हर मतदाता को जागरूक करना और उन्हें वोटिंग बूथ तक लाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और जिस तरह से कतारें हमने देखी, कहीं ना कहीं भरोसा यहां पर चुनाव आयोग पर नजर आया। कैसे देखते हैं आप कल का चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया रही पूरी? देखिए, बिल्कुल जया, ये भारतीय इतिहास का पहला ऐसा चुनाव है जो इतनी बड़ी महामारी के दौरान बीच में ये चुनाव हुआ है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय हम निर्वाचन आयोग को देंगे कि उन्होंने एक सुरक्षित माहौल जो है बिहार की जनता के लिए यहाँ पर पैदा किया, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से मतदान केंद्रों तक जाएं और अपना जो है मतदान वो दे सकें। जिस तरीके से मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, निश्चित तौर पर ये एक अच्छा मतदान प्रतिशत इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस कोविड-19 महामारी के दौर में भी लोग अपने घरों से निकले। निर्वाचन आयोग ने जो सबसे बड़ा काम इस बार किया था वो था, जितने पोलिंग बूथ बनाए गए थे वो 2015 के मुकाबले इस बार उनकी संख्या करीब करीब दोगुनी थी। और उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही था कि सोशल डिस्टेंस का जो पालन है वो किया जा सके। लंबी लंबी लाइनें तो जरूर लगें, लेकिन 2 गज की दूरी का जो डिस्टेंस है उसका पालन किया जा सके। तो ये सारे जो तमाम उपाय जो निर्वाचन आयोग ने उठाए थे, निश्चित तौर पर एक शांतिपूर्ण माहौल में और एक अच्छे माहौल में जो है कल मतदान देखने को मिला गया। बिल्कुल अनुज, जिस तरह से हम बात कर सकते हैं कि अभी दूसरे चरण की हम बात करें तो ताबड़तोड़ रैलियां हम देख रहे हैं। कई दिग्गजों और बाहुबलियों के किस्मत का फैसला होना है दूसरे चरण में। तो सब अगर आप बताएं कि कौन कौन से जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे चरण में चुनावी अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें, पहले चरण के चुनाव के बाद जो दूसरे चरण का चुनाव है ये और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, आरजेडी के नंदकिशोर यादव हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो केंद्र में 4 मंत्री ऐसे हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा। और उसी लिहाज से चुनाव प्रचार के अंदर और ज़्यादा तेजी इस बार देखी जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो चंपारण की इलाके में होंगे, वो चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की 3 से 4 रैलियाँ 1 नवंबर को होंगी, जो पूरे तिरहुत के इलाके के अंदर यहाँ पर उनको कवर करेंगी। 17 जिले हैं जिसको कवर किया जाएगा दूसरे चरण के अंदर। 94 विधानसभा सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर दूसरे चरण के अंदर भी एक अच्छा मतदान देखने को मिलेगा। लोगों के जो अपने मुद्दे हैं उनको लेकर अपनी एक नई सरकार, अपने नए प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि कैसे खरा उतरेंगे, इन बातों को लेकर वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। जया, अनुज, ये पहली बार है कि जो उम्मीदवार है उन्हें अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी है। दूसरे चरण की बात करें तो करीब 34% जो कैंडिडेट्स हैं उन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। किस तरह से लगता है कि वोटर्स इस बात को भी गौर करेंगे? और जिस तरह से सामने आई है ये बात कि पैसा हजम और परियोजना खत्म, वोटर्स जो हैं, जो बिहार की जनता है, वो इस बात को ध्यान में रखेगी इस बार? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जया। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो आपराधिक मामले जो नेताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर दर्ज होते हैं, उनके अलग अलग कारण होते हैं। इस बात को हमें देखना होगा। अगर मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों की बात करूं तो उसमें ज़्यादातर जो लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं, चाहे दूसरे दल हों, उनके ऊपर जो केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस के साथ साथ कुछ ऐसे केसेस, आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्योंकि देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो कई बार आपको धरने प्रदर्शन आपको करने पड़ते हैं, जनता के दबाव में आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है, कई बार 144 जो धारा है उसका उल्लंघन करना पड़ता है। तो इस तरह के आपराधिक मामले जो दर्ज नेताओं के ऊपर हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक श्रेणी को हमें देखना होगा कि जो गंभीर आपराधिक मामले हैं, किस नेता का गंभीर इतिहास रहा है, किस तरीके से
उसने राजनीति में आने के लिए अपराध का सहारा लिया है। इस तरह के विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जनता के दिमाग में ये सारी बातें हैं। जनता इस बार, क्योंकि अब डिजिटल युग का माध्यम है, इंटरनेट का युग है, एक क्लिक के अंदर जो है अपने प्रत्याशी की सारी जानकारियां जो है आज के समय में मतदाता जान सकता है। और निश्चित तौर पर बिहार के युवाओं को एक जागरूक मतदाता के रूप में, युवा के रूप में देखा जाता है। इस तरह के मुद्दे इस चुनाव में निश्चित तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं कि अपराध नहीं, स्वच्छ छवि का, साफ छवि का जो उम्मीदवार है वो जनता यहाँ पर चुनना चाहती है, ताकि वो उनके इलाके का विकास करे, ना कि अपनी तिजोरियों को भरे। जी अनुज, हमारे साथ पटना से अभिषेक झा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे इस वक्त सबसे पहला सवाल यही, जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनावी प्रचार चरम पर चल रहा है, कौन कौन सी रैलियां आज होंगी और किस तरह की इन 94 सीटों पर आप चुनावी समीकरण देख रहे हैं? क्योंकि करीब 110 सीटों पर बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी, जिसमें से 46 के आसपास उम्मीदवार हैं, वो सेकंड फेज में ही हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है जब वो अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें बचा भी सकती है और कुछ एक सीटें वो गेन भी कर सकती है। करीब 20 से ज्यादा जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं वो इस जो सेकंड फेज है उसी के दौरान इलेक्शन में लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बैक टू बैक रैलीज करेंगे। एक प्रधानमंत्री की रैली 1 तारीख को है, एक 3 तारीख को भी प्रधानमंत्री की रैली शेड्यूल्ड है। 1 तारीख को वो छपरा में रैली करेंगे, 1 तारीख को चंपारण में भी उनकी एक रैली है। इसके अलावा 3 तारीख को सहरसा में, अररिया में भी वो रैली करेंगे। तो जो कहें कि जो बीजेपी की बैटरीज ऑफ जो स्टार कैंपेनर हैं वो पूरे क्षेत्र में लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जो आउटरीच का प्रोग्राम है बीजेपी का वो जारी है। इसके अलावा जो महागठबंधन है उसकी तरफ से राहुल गांधी फील्ड में उतरे हुए हैं, तेजस्वी यादव अपने कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चिराग पासवान चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जो कहें चुनावी रैलियों का जो दौर है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा गैप बनाने में काम कर सकता है। क्योंकि जो भी सरकार, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उसकी सीटों को अगर कम करने की कोशिश करनी होगी तो महागठबंधन के लिए यही एक सुनहरा अवसर होगा कि सेकंड फेज में वो अपनी पूरी ताकत झोंके। बीजेपी और जो अभी जो वर्तमान मौजूदा सरकार है वो इस दौरान अपनी सीटों को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। जो मुद्दा है वो लगातार रोजगार, युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, ये अभी तक के चुनाव में पहले फेज में हमने देखा कि ये काफी ज्यादा सेंटर स्टेज पे थे। मिथिलांचल की सबसे ज्यादा सीटें इसी दौर में सेकंड फेज चुनाव में स्टेक पर हैं। तो जैसा हमने देखा भी कि कल प्रधानमंत्री ने मिथिलांचल में रैली की शुरुआत की, उन्होंने मैथिली में लोगों को संबोधित भी किया। जो वहाँ के इश्यूज रहे हैं पारंपरिक रूप से, फिश फार्मिंग का इशू हो, मखाना फार्मिंग का इशू हो, इसको लेकर भी उन्होंने वहां पर बात की। तो ये सब मुद्दे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गरमा सकते हैं और जो सभी पार्टियां हैं वो लोगों को इन मसलों पर ज्यादा लुभावने आश्वासन देकर उनका वोट अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल अभिषेक, तो युवाओं से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं, रोजगार की बात हो या विकास की बात हो, वो इस वक्त छाए हुए हैं बिहार विधानसभा चुनावों के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का, अनुज यादव और अभिषेक झा, जो इस वक्त हमें ताज़ा अपडेट दे रहे थे बिहार विधानसभा चुनावों को लेते हुए, जहां पर राजनीतिक पारा इस वक्त अपने चरम पर है और तमाम स्टार प्रचारक हम देख रहे हैं कि धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और राजनीतिक पारे को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद यहाँ रुक करते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, जहां पर बस अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पूरी शिद्दत के साथ मतदाताओं का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। ट्रंप ने कल एरिजोना में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इसके बाद ट्रंप फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और मिनेसोटा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कल डेलावेयर के विलिंगटन में अपना वोट डाला। इससे पहले बाइडेन देश में कोविड की स्थिति को लेकर लंबी बैठकें की उन्होंने और आगे की रणनीति पर चर्चा की। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर बाइडेन का खास ध्यान है। रुझानों के मुताबिक देश में स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर अपने बयानों और भावी रणनीति को लेकर उन्हें जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है।
अमेरिका में इस बार जल्द मतदान की बात करें तो देश में चुनाव पूर्व मतपत्रों से वोट डालने वालों की तादाद में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। देश में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी मतदान कर चुके हैं, जो 2016 में गिने गए कुल मतपत्रों के आधे से ज्यादा है। माना जा रहा है कि जल्द मतदान के इतने अच्छे आंकड़ों के पीछे एक वजह है देश में फैली महामारी, लेकिन कुछ का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए मेल वोटिंग के विरोध को अमेरिकी मतदाताओं ने नकार दिया है। जो यहां अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को चुनने के लिए होने वाले इन चुनावों पर दुनिया भर की नजरें रहती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए भी किसी भी व्यक्ति के लिए 3 शर्तों का पूरा करना अनिवार्य है। पहली शर्त यह है कि उसकी पैदाइश अमेरिका की होनी चाहिए। दूसरी कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और आखिरी शर्त यह है कि वह व्यक्ति पिछले 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो। चुनाव में मुख्य टक्कर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों में होती है, हालांकि अन्य कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे पार्टियां अपने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी 2 तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का चुनाव करती है, कॉकस और प्राइमरी। इनमें पार्टी का कोई भी सदस्य खड़ा हो सकता है। कॉकस में एक पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठा होकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उम्मीदवारों की बात सुनने के बाद हाथ उठाकर उन्हें समर्थन देते हैं। वहीं प्राइमरी में बैलेट वोटिंग के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ज्यादातर राज्य प्राइमरी का उपयोग करते हैं। प्राइमरी और कॉकस में उम्मीदवारों को जितने वोट मिलते हैं उसके आधार पर दोनों पार्टियां अपने सम्मेलन में एक विजेता का ऐलान करती हैं, जो पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है। ये उम्मीदवार अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करता है। इसके बाद दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार देश भर में प्रचार करते हैं और उनके बीच विभिन्न मुद्दों पर कई चरण की लाइव बहस भी होती है, जो हमने देखी अभी डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच। अंतिम चरण में नवंबर के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होती है। इस बार पहला मंगलवार 3 नवंबर को है और इसी दिन वोटिंग होगी। इस वोटिंग में लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, बल्कि इलेक्टर्स के जरिए राष्ट्रपति चुनते हैं। इस व्यवस्था को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। हर राज्य में जनसंख्या समेत अन्य चीजों के हिसाब से इलेक्टर्स की एक निश्चित सीमा निर्धारित होती है और पूरे देश से कुल 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। अमेरिका में इलेक्टोरल व्यवस्था सब कुछ विजेता के नाम प्रणाली के आधार पर काम करती है, यानी राज्य में जिस राष्ट्रपति उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलते हैं उसके समर्थक सभी इलेक्टर्स को विजेता माना जाता है। केवल 2 राज्य मेन और नेब्रास्का में वोटों के अनुपात में इलेक्टर्स चुने जाते हैं। सभी राज्यों में मिलाने के बाद जो उम्मीदवार 538 इलेक्टर्स के आधे से अधिक यानी 270 इलेक्टर्स जीतने में कामयाब रहता है, उसे विजेता माना जाता है। चुनाव की रात ही विजेता के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर इलेक्टर्स 14 दिसंबर को अपना वोट डालकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और अगले साल 20 जनवरी को विजेता उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। तो इलेक्टर्स के जरिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव और किस तरह से होता है, यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि कितना अलग है और कितना डिफरेंट है ये भारत में होने वाले चुनाव से। और हमारे साथ अमृतपाल सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, सबसे पहला सवाल तो यही कि बहुत ही कम समय बचा है और हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक फाइनल काउंटडाउन यहाँ पर जिसकी शुरुआत हो गई है। जो नवीनतम रुझान इस वक्त आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है? देखिए जया, जो पोलस्टर्स कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन को एज है इनकम्बेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो सकता है, ये ट्रिकी हो सकता है और इसलिए हो सकता है कि जैसे आपने बड़े विस्तार से समझाया कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। अमेरिका में पॉपुलर वोट की वजह से आप चुनाव नहीं जीतते हैं। पॉपुलर वोट तो मेरे ख्याल से हिलरी क्लिंटन का करीब 3 मिलियन ज्यादा था इनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनका डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा था। तो पॉपुलर वोट के हिसाब से तो हिलरी क्लिंटन साहिबा सदर होनी चाहिए थी अमेरिका की।
वहां जैसे आपने बताया कि एक 538 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज है, उस इलेक्टोरल कॉलेजेस में वो 50 स्टेट्स हैं प्लस वॉशिंगटन डीसी है 51। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज वहां जाता है। अगर आप पॉपुलर वोट एक इलेक्टोरल कॉलेज में जीतते हैं तो पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज आपके तरफ जाता है। तो कई डिसाइडिंग स्टेट्स होती हैं जैसे कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, फ्लोरिडा, ये बड़ी स्टेट्स हैं जो अगर आप उधर आपके पलड़े में चली गई तो फिर पूरा वोट आपकी तरफ चला गया। जी। तो अभी जो पोस्टर्स कर रहे हैं वो आपको पॉपुलर वोट का काउंट दे रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड जो रेस है वो टाइट है, पर मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप अभी बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो स्विंग नहीं कर सकते हैं। देखिए विस्कॉन्सिन है एक स्टेट जहां आरसीपी हालांकि जो बाइडेन को 53-44 जी। का एडवांटेज दे रही है। बिल्कुल, जिस तरह से अमृता आप कह रहे हैं कि ऐसा कहना गलत होगा कि क्या ट्रंप बदलाव नहीं कर सकते। बिल्कुल अमृत, हम कह सकते हैं कि अगले 48 घंटों में 11 चुनावी रैलियां ट्रंप करने जा रहे हैं। जो बाइडेन को एक तरह का एज दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अमृतपाल आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि अगले 48 घंटों में 10 राज्यों में 11 चुनावी रैलियां वो कर रहे हैं। लेकिन कोरोना को लेकर जिस तरह से आपको लग रहा है कि कोरोना एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि जहां बाइडेन कोरोना को लेकर बैठकें कर रहे हैं तो वहीं जो ट्रंप के रैली में हम देख रहे हैं बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों की भीड़ पहुंच रही है। डेथ्स हुई हैं 2,26,000 से ऊपर तो रिकॉर्डेड डेथ्स हो गई हैं। जो बाइडेन आरोप लगा रहे हैं कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चलती रही तो साल के अंत तक 2 लाख और डेथ्स हो जाएंगी। देखिए बहुत जो संक्रमण है वो बहुत बढ़ रहा है, तो ये एक क्लियरली मुद्दा है। डेमोक्रेट्स जहां कह रहे हैं कि आप अंदर रहें, बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, रिपब्लिकन्स का जरा स्टैंड उस पर डिफरेंट है। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि देखें ये महामारी है, इसको हम हुकूमत डील कर रही है, जी। और वो इतने कंजर्वेटिव अप्रोच से इसको वो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल ये भी ट्वीट कर दिया कि कोरोना कोरोना कोरोना, this fake media is spreading news about corona and will keep continuing till the 4th of November। कहने का मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये हाइप क्रिएट कर रहा है मीडिया, ये डेमोक्रेट्स हाइप क्रिएट कर रहे हैं, इतनी हाइप की तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से समय कम बच रहा है उसी तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का है वो दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है। यहाँ पे मीडिया के खिलाफ पर भी लगातार आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल। फिलहाल समय कम बचा है हमारे पास भी और ट्रंप और बाइडेन के पास भी, आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारत में कोरोना की स्थिति की। तो जिस तरह से हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि पिछले 6 हफ्तों से भारत में औसत दैनिक कोविड-19 मृत्यु दर लगातार घट रही है। जी हाँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। और लगातार गिर रही मृत्यु दर के कारण वर्तमान में जो कि 1.5% है, भारत विश्व में सबसे कम CFR वाले देशों में शामिल हो चुका है। इसका कारण है समय पर अस्पताल में भर्ती होना, नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो स्तरीय देखभाल के प्रावधान है, नॉन इन्वेसिव ऑक्सीजन, स्टेरॉइड और एंटी कोंगुलेट का उपयोग। साथ ही ICMR के अध्ययन में यह भी पाया गया है कि BCG टीकाकरण बुजुर्गों में अब बढ़ी हुई सहज और अनुकूल प्रतिरोधक क्षमता को प्रेरित करता है, जो कोरोना वायरस के खिलाफ फायदेमंद साबित हो सकता है। एक जारी अध्ययन में परिषद के वैज्ञानिकों ने पाया है कि टीका बुजुर्गों में मेमोरी सेल प्रतिक्रियाओं और कुल एंटीबॉडी उत्पादन को बढ़ाता है। हमारे साथ इस वक्त नितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना जो है इस वक्त ढलान पर पहुंच चुका है भारत में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिकवरी रेट और जो उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो स्थिति है, जो पिछले 6 हफ्तों के जो आंकड़े सामने आए हैं, अगर उनका ध्यान करते हुए हम बात करें तो इस वक्त कहाँ पर आप भारत को पा रहे हैं? तो कई जगहों से आंकड़े बढ़ने के, जो केसेस के जो रिपोर्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, दिल्ली में जो कल आंकड़े आए, किस तरह के आपको समझ पा रहे हैं हम इस तरह से? देखिए, अगर हम पिछले 6 हफ्तों की बात करें तो जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, और ये आंकड़े बता रहे हैं मृत्यु दर अभी 1.50% है, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी करीब करीब 8% के आसपास है। और जो अगर पूरे देश की हम बात करें तो वहां पर मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, और एवरेज हम देख रहे हैं कि 45 से 50 हजार केस रोज आ रहे हैं। 500 के आसपास मौत अगर पूरे देश में
देखा जा रहा है कि हो रहा है, जो जो पहले 1000 के करीब हुआ करता था। तो ये तो ट्रेंड है गिरावट का। लेकिन जो 5 ऐसे राज्य हैं, हम कहेंगे कि 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर जितने भी ये केसेस आ रहे हैं, अगर हम 45-50 हजार पर डे की बात करें, तो 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर 80% के आसपास केसेस आ रहे हैं, और जो डेथ भी हो रही है उन्हीं 10 राज्यों में हो रही है। और खासतौर पे 5 राज्यों को और स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिन्हित किया है जहां पर ज्यादा मामले आ रहे हैं। जहां तक दिल्ली और बाकी केरल, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस बढ़े हैं। अगर हाल के दिनों में हम देख रहे हैं तो केरल में इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि वहां ओणम फेस्टिवल में लोगों ने जम करके एक दूसरे का मतलब फेस्टिवल को मनाया, आपस में मिले जुले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और जो मास्क है उसका भी पालन नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि केरल में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर हम बीते एक हफ्ते की बात करें तो दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। अगर 4000 औसतन दिल्ली में केस आता था, लेकिन कल उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 5000 से ज्यादा एक दिन में मामले आए और 40 के करीब डेथ हुई है। तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय पहले ने विशेषज्ञों ने भी जताया था कि जाड़े के दिनों में और जो फेस्टिवल सीजन में केस बढ़ेंगे, इसलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की थी अपने राष्ट्रगान संबोधन में कि आप अभी एहतियात बरतें, खासतौर पे जब फेस्टिवल का सीजन है तो आप भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और बार बार हम लोग कह रहे हैं जया कि जब तक मास्क आप नहीं लगाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो आप कोरोना के खतरे में है अभी। और पॉल्यूशन जो है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा है, और पॉल्यूशन और कोरोना का जो एक स्टडी हुआ है अमेरिका में, उसमें ये दर्शाया गया है, उस स्टडी में ये पाया गया है कि मृत्यु बढ़ती है। ये बहुत खास बात है। आईसीएमआर ने इस बात को कहा है कि कोरोना और पॉल्यूशन का डेडली कॉम्बिनेशन आपके मृत्यु दर को बढ़ाता है। इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं, 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, वो जरूर सावधानी बरते, और जो खासतौर पे युवाओं को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं और संक्रमण करके घर में आते हैं। बिल्कुल नितेंद्र, और इसी बीच एक बहुत ही सकारात्मक अध्ययन भी सामने आया। जिस तरह से बीसीजी टीकाकरण को लेकर बुजुर्गों में बढ़ी हुई सहज की बात हुई है और अनुकूल प्रतिरोध क्षमता की बात हुई, वो भी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है आगे इस कोरोना के खिलाफ जंग में। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और हमारे संवाददाता भी बात कर रहे थे कि जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं, इसलिए मास्क अप इंडिया। त्योहारों का मौसम इस वक्त चल रहा है और सर्दी ने भी आहट दे दी, और यही वजह है कि कुछ जगहों पर हमें आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे और डीडी न्यूज की इस मास्क अप इंडिया की मुहिम में शामिल होंगे, जी हां, इस वक्त मैं एक सैनिटाइज स्टूडियो से बाहर जा रही हूं, इसलिए मैं भी मास्क लगा रही हूं। आप भी मास्क लगाएं, अपने मुंह और नाक को ढककर रखें, 2 गज दूरी बनाए रखें। त्योहारों को जरूर मनाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को ना भूलें। और यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत एक मिसाल कायम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के एजेंडा के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।